हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है सेकंड, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका टॉपिक देखेंगे आज, चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले एक सब टॉपिक दे रखा है, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। इस नाम से एक सब टॉपिक दे रखा है इसी टॉपिक के अंडर में। तो पहले उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसके बाद में जो बाकी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग है वो समझ लो, आज चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा कंट्री साइड यानी कि कोई भी गाँव वगैरह, गाँव को कंट्री साइड बोलते हैं इंग्लिश में। और चेंजिंग यानी कि गाँव कैसे चेंज हो रहा है, डायनामिक यानी कि किसी भी चीज़ में चेंज आना। तो गांव में कैसे चेंज आएंगे भाई, कि राज्य का कोई भी रोल होगा, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहले तो किंग का देखेंगे, जो किंग है उसका क्या रोल है गांव के चेंज होने में। फिर उसके बाद जो प्रजा है उसके बारे में देखेंगे, प्रजा का क्या रोल है, प्रजा क्या चाहती है राज्य से, फिर ये सब। फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो कितना बढ़ा है, घटा है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की टेक्निक्स क्या है और इरिगेशन का यूज़ क्या है उसमें। उसके बाद देखेंगे कि ये जो गांव था हमारा, जो रूरल सोसाइटी थी, उसमें डिफरेंसेस हैं कि नहीं, कि मतलब आज के ज़माने में जो डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, कि भाई गांव में कास्ट वाइज डिवाइड है, रिलीजन वाइज डिवाइड है। उसके अलावा गांव में भाई कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, बहुत सारे डिवाइड्स हैं। तो क्या उस ज़माने में वो डिफरेंसेस या फिर डिवाइड्स एग्जिस्ट करते थे या फिर नहीं करते थे, तो ये भी देखेंगे इसी वीडियो में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो लैंड है, लैंड ओनिंग जो ग्रुप है वो कैसा था। फिर उसके बाद लैंड ग्रांट्स वगैरह भी दिए जाते थे कि नहीं, मतलब कोई किसी को ज़मीन दान में दे रहा है, ये सब चीज़ें भी होती थी कि नहीं। और उसके बाद जो वुमेन है, क्या लड़कियों को राइट था लैंड एक्वायर करने का, ये सब चीज़ें जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग, तो इसकी हेडिंग समझ लो, किंग्स के परसेप्शन की बात कर रहे हैं, किंग्स के परसेप्शंस की। परसेप्शन यानी कि उनके बारे में जनता क्या सोचती है, तो जनता किंग के बारे में क्या सोचेगी वो हमें कैसे पता चलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें बताया था, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंस्क्रिप्शंस कभी भी राजा की बुराई नहीं करते थे, वो हमेशा राजा की बड़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि राजा ही इंस्क्रिप्शंस लिखवाता था, और कौन बंदा अपनी बुराई करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इंस्क्रिप्शन से तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि भाई लोग क्या सोचते थे किंग के बारे में। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, भाई इंस्क्रिप्शंस तो भाई राजा लिखवाता था। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी जो पीपल हैं वो कोई किताब लिखते हों, ऐसा भी नहीं है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो किताब भी नहीं लिखते थे, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उनको अपने थॉट्स हो या फिर एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए मतलब इतनी फ्रीडम भी नहीं थी। भाई अगर राजा के खिलाफ लिखोगे तो राजा मरवा देता था, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो अब इन सब चीज़ों की वजह से जो हिस्टोरियंस वो एक डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं, वो डिफ़िकल्टी में कैसे आ जाते हैं, वो डिफ़िकल्टी में इस वजह से आते हैं क्योंकि उन्हें तो भाई किंग का परसेप्शन जानना है कि भाई लोग किंग के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन वो जानने के लिए ना उनके पास इंस्क्रिप्शन है, ना उनके पास ऑर्डिनरी पीपल के आइडियाज़ हैं या फिर उनके एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो वो पता कैसे करें। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने पता करने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की है? उन्होंने की है बहुत सारी स्टोरीज से पता करने की कोशिश की है। कौन कौन सी स्टोरीज? वो स्टोरीज जो कि एंथोलॉजीज में कलेक्ट की गई है, एंथोलॉजीज में कलेक्ट की गई है। एंथोलॉजीज क्या होती है? एंथोलॉजीज होती हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो भाई किसी बंदे ने बहुत सारी, मतलब आस पड़ोस में जो कहानियाँ चलती हैं, भाई किसी गांव में कोई कहानी चल रही है, भाई दादा दादी अपने बच्चों को सुनाते आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन। किसी गांव में बहुत सारी कहानियाँ, मान लो इस गांव में 10 कहानी है, कोई दूसरा गांव है उसमें 10 कहानी और है, तीसरा गांव है उसमें 10 कहानी और है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा था, मान लो ABC, ये एक बंदा था पढ़ा लिखा। अब इसने देखा कि 10 कहानी इस गांव में है, 10 कहानी इस गांव में, 10 इसमें है, 10 इसमें है। तो मैं अब इन सब को लिख के 30 कहानी बना देता हूँ और अपनी किताब पब्लिश कर देता हूँ। तो अब इस पढ़े लिखे बंदे ने ये 30 कहानी लिख दी, और ये 30 कहानी जिस किताब में लिखी थी वो किताब भाई कई सदियों तक चलती रही और उसके बाद हिस्टोरियंस को मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ मिली हैं हिस्टोरियंस को एंथोलॉजीज़ में। एंथोलॉजीज़ क्या होती है? कहानियों का कलेक्शन। अब ऐसे ही 2 बड़े बड़े कलेक्शन हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। एक है जटका कलेक्शन, जटकाज, और दूसरा है पंचतंत्रा। तो भाई 2 कलेक्शन है स्टोरीज़ के भी, एक है जटकाज और एक है पंचतंत्रा। तो जटकाज हैं ये जो बुद्धिस्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, इतना मेरे को पता है भाई। पंचतंत्रा का मेरे को पता नहीं हिंदू है या फिर किसी धर्म की है। जटकाज जो है वो बुद्धिस्ट धर्म की हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जटकाज के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में ये ओरल राइटिंग्स थी ना, ओरल टॉक्स थी, मतलब ऐसी मैंने बताया था ना, गाँव में कोई 10 कहानी चल रही हैं, बाय जनरेशन फैलती आ रही हैं, लोग आपस में कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है, तो ये जटकाज बोलने वाली कहानियाँ थी जो लोग आपस
आपस में सुनाते थे। लेकिन उसके बाद लोगों ने लिखनी स्टार्ट कर दी, भाई किसी पढ़े लिखे बंदे ने लिखनी स्टार्ट कर दी। और कब लिखनी स्टार्ट करी, ये पहले तो बता रखी लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज में जटका स्टोरी को लिखा गया था, याद रख लेना। और कब लिखा गया था, 500 CE के आसपास। मतलब जो हिस्ट्री की बुक है तुम्हारी उसमें तो लिख रखा है कि हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम CE। तो अब मिलेनियम में 1000 साल होते हैं, तो फर्स्ट मिलेनियम CE हो जाएगा 1 से लेके 1000 CE, और इसका हाफ अगर देखा जाए तो 500 CE के आसपास निकलता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट आपको 500 CE याद कराया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गई कि एक स्टोरी है ने, इन स्टोरीज से जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात का कैसे अंदाज़ा लगा लेते थे कि प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती है। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टोरी है जिसका नाम है गंडा टिंडू जटका नाम की एक स्टोरी है। इसमें ये स्टोरी क्या दर्शाती है, ये स्टोरी दर्शाती है कि जो प्रजा थी, जो सब्जेक्ट्स बोलते हैं प्रजा को, लोगों को, तो जो सब्जेक्ट्स थे उनकी जो प्लाइट थी उसको दर्शाता है। ये प्लाइट यानी कि दुर्दशा, तो दुर्दशा होती है प्लाइट, तो किसी बंदे की दुर्दशा को प्लाइट कहते हैं। और जो प्रजा थी, जो सब्जेक्ट्स थे, उनकी प्लाइट को दर्शाता है उनके किंग के रिलेशन में, कि भाई किंग इतना बुरा था जिसकी वजह से जो प्रजा थी वो बहुत ही दुखी थी। ऐसा स्टोरी में बताया गया है। कैसे बताया गया है, स्टोरी में बताया गया है कि एक बार क्या होता है, जो किंग होता है वो भाई जब भी नॉर्मली घूमता था ना अपने एरिया में, तो सब लोग उसकी बड़ाई करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, किंग सोचा कि मैं छुप के जाता हूँ, भेष बदल के जाता हूँ। तो किंग क्या हुआ, डिस्गाइज में गया। डिस्गाइज क्या होता है, भेष बदल के जाना, ठीक है। तो किंग डिस्गाइज में गया, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, किसी भी जो सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट या फिर प्रजा को पता नहीं चला कि भाई ये किंग है। तो उनके मन में जो था, उन्होंने बिल्कुल सच का सच बोला, ट्रूथ का ट्रूथ बोला, ठीक है। उन्होंने कोई फेक करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद किंग को क्या पता चलता है, किंग को पता चलता है कि भाई वो सारे लोग क्या कर रहे थे, जो किंग है उसको कर्स कर रहे थे। कर्स्ड किंग फॉर हिज माइसरीज, फॉर देयर माइसरीज क्या होता है, दुख। तो जो प्रजा थी वो अपने दुखों के लिए किंग को कर्स कर रही थी कि भाई किंग इतना गंदा है, मर जाए, वो हो जाए, इसको कीड़े पड़ जाएं। तो किंग को कर्स कर रही थी जनता, ये बात पता चलती है किंग को, ठीक है। और उस स्टोरी में ये भी बोला गया कि जो जनता थी, जो सब्जेक्ट्स थे, वो ये बात भी बोल रहे थे कि जो डे है, दिन में तो भाई टैक्स वाले आके लूट जाते हैं, जो किंग के लोग हैं जो टैक्स लेने आते हैं, टैक्स कलेक्टर्स, वो आके लूट देते हैं हमें। और रात में अगर सोने लगते हैं तो रात को जो रोबर्स हैं, जो चोर लुटेरे हैं, वो आके लूट जाते हैं। तो बोले हम तो लूट ही रहे हैं इस राज्य में रह के, रात को रोबर्स लूट रहे हैं, दिन को किंग के टैक्स कलेक्टर लूट रहे हैं। ये किंग तो बहुत गंदा, उसको कर्ज कर देते हैं बार बार उसके अपने दुखों के लिए। तो किंग को ये सब पता चलता है। और इस स्टोरी को पढ़ के जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्हें इस स्टोरी को पढ़ के पता चलता है कि भाई जो किंग्स हैं उस ज़माने में इतने अच्छे भी नहीं थे, और जो प्रजा है उसका इतना ख्याल भी नहीं रखते थे। तो इन बात का पता चल जाता है हमारे हिस्टोरियंस को, ठीक है। तो इस स्टोरी में ये भी बताया गया कि जो दिन है उसमें तो किंग के टैक्स लेने वाले जाते हैं, और रात को रोबर्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो जनता थी उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई किंग तो हमारा कुछ करे नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि जो किंग का जो राज्य है या फिर इसका जो किंगडम है, इसे छोड़ के भाग जाओ, रातों रात इसके किंगडम को लीव कर दो, ठीक है। उसके किंगडम को छोड़ के भाग जाओ, और कहाँ पे चले जाओ, फॉरेस्ट में जाके रहने लग जाओ। तो इससे ये पता चलता है हिस्टोरियंस को कि भाई किंग इतना गंदा था और प्रजा इतनी दुखी थी कि प्रजा ने अपना अच्छा खासा घर छोड़ के जंगलों में रहना सही समझा, रेदर देन कि अपने घर में रहें, ठीक है। तो इससे तुम परसेप्शन समझ सकते हो किंग का क्या था उस ज़माने में, ठीक है। फिर इस स्टोरी और बहुत सारी अलग अलग स्टोरी जो कि इनमें जटकाज में और पंचतंत्रा में लिखी हुई है, हिस्टोरियंस को समझने में बहुत सारी आसानी हुई है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक दे रखा है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो किंग था इससे प्रजा दुखी हुई और प्रजा को छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब प्रजा के सामने दो ऑप्शन थे भाई, किंग के जो टैक्स लेने वाले लोग आते थे, या तो उनका टैक्स भर दो, या फिर उनका टैक्स ना भरो तो वही फॉरेस्ट में जाके रह लो। तो भाई कुछ लोग तो भाई मतलब फॉरेस्ट में जाकर रहने लग जाते थे, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता फॉरेस्ट में जाके रहना। इस वजह से क्या करते थे वो, भाई टैक्स देना ही पड़ता था उन्हें। टैक्स ज़्यादा कर रखा था किंग ने टैक्स बढ़ा रखा था। तो भाई लोगों को क्या करना पड़ता था, भाई लोगों को अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता था। भाई टैक्स तुम देते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में कि भाई अगर तुम्हारे 10 किलो गेहूँ उगा है तो तुमने 1 किलो गेहूँ जाके किंग को दे दिया, ठीक है, ये है तुम्हारा टैक्स। तो अब अगर तुम्हारा टैक्स बढ़ा है तो तुम्हें भाई 2 किलो देना पड़ेगा, तो जिसमें तुम्हें दिक्कत होगी,
तो तुम अगर 10 किलो को 12 किलो कर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा के, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम 2 किलो भी आसानी से दे सकते हो। यानी कि मेन बात थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा लो, फिर तुम एक्स्ट्रा टैक्स भी दे सकते हो। तो फिर उधर के लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया। क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी वो जानते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शिफ्ट किया प्लो और हो कल्चर में, हो एग्रीकल्चर में। प्लो क्या होता है? प्लो होता है तुम्हारा, कोई वो फोटो दिखाता हूँ। तो देखो ये है तुम्हारा प्लो यानी कि हल, जो गाय भैंस के पीछे लगाया जाता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, ये गाय भैंस के पीछे लगाया जाता है और फिर इन्हें खेत में चलाया जाता है। खेत में अब ये वाला जो रीजन है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और फिर इन गाय भैंसों को आगे चलाया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन की खुदाई हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से खेती अच्छी होती है। तो भाई इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया था, एक तो प्लो की खेती करके। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा हो को बोलते हैं कस्सी, अगर आपने देसी भाषा में सुना हो तो कस्सी बोलते हैं इसे, और ये ऐसी होती कुछ। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। इमेज आपने देख ली होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्लो कहाँ पे यूज़ की जाने लगी और हो कहाँ पे यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, हो यानी कि कस्सी, प्लो यानी कि हल। ठीक है, तो भाई प्लो का यूज़ कहाँ पे किया जाता था? प्लो का यूज़ किया जाता था फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में। तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में प्लो का यूज़ किया जाता था। और हो का यूज़ कहाँ पे किया जाता था? हो का यूज़ किया जाता था जहाँ पे सेमी एरिड सोइल हो। सेमी एरिड एरियाज़ थे कौन कौन से? जैसे कि भाई पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा का भी वही थोड़ा सा पार्ट हो गया है, राजस्थान हरियाणा इनका जो पार्ट हो गया, वहाँ पे यूज़ किया जाता था सेमी एरिड एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में हिली ट्रैक्ट्स होते थे। अब यहाँ पे कस्सी का यूज़ क्यों किया जाता था? क्योंकि भाई हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ की जो सोइल होती है वो थोड़ी टाइट होती है। सेमी एरिड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे भी पानी थोड़ा कम है, पंजाब हरियाणा राजस्थान में, वहाँ पे भी जो सोइल होती है वो थोड़ी टाइट होती है। अब सोइल यहाँ पे टाइट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हल होता है, हल जो मैंने वीडियो में दिखाया था ऐसा, तो वो हल भाई अब आगे तुम्हारी ये गाय भैंस है, समझ लो भाई, तुम बन गई तुम्हारी गाय भैंस। तो ये गाय भैंस अब आगे चलेगी, तो हल का काम होता है अपने आप ज़मीन में घुसे। तो अब ज़मीन टाइट है तो अपने आप ज़मीन में घुस नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ढंग से ज़मीन में खुदाई नहीं हो पाएगी। तो भाई फर्टिलिटी भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि एग्रीकल्चर भी नहीं होगा अच्छा तरीके से। ठीक है, तो जो प्लो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल है हो एग्रीकल्चर। हो क्या होती है? अभी मैंने बताई थी कस्सी होती है, वो नॉर्मल ऐसे होती है और तुम्हें अपने हाथों से पकड़नी पड़ती है। कोई इंसान है तो इसे भाई अपने हाथों से पकड़ के चलानी पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा जोर लगता है। तो इसमें क्या होता है भाई, कस्सी ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से जो टाइट एरियाज़ होते हैं उसमें भी ये चली जाती है और आगे से लोहे के होते, ऊपर से आदमी जान लगाता है अपनी पूरी। तो जो टाइट एरियाज़ होते हैं तुम्हारी ज़मीन की, उसमें भी चले जाते हैं और ये ज़मीन की खुदाई भी कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है और एग्रीकल्चर भी हो जाता है। तो टाइट एरियाज़ में जो कस्सी होती है फिर हो होता है, वो अच्छा काम देता है। और जो प्लो है वो सॉफ्ट एरियाज़ में या फिर जहाँ की ज़मीन जो है, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, उन एरियाज़ में काम करता है। तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, जहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी खासी होती है, और एलुवियल प्लेन्स हैं जहाँ की मिट्टी सॉफ्ट कह सकते हो एक टाइप से आप, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है प्लो एग्रीकल्चर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हमारी पहली टेक्निक थी जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ाया गया था। दूसरी टेक्निक और जान लेते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। दूसरी टेक्निक क्या थी? दूसरी टेक्निक थी यूज़ ऑफ इरीगेशन। तो भाई इरीगेशन का यूज़ करके भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, मोस्टली जो लोग थे वो भाई सीड्स को डाल देते थे। ये तुम्हारी ज़मीन है मान लो, और फिर इसके ऊपर ये मान लो भाई तुमने बहुत सारे बीज डाल दिए, और फिर उसके ऊपर एक दिन आए बादल हमारे और ऊपर से कर गए बारिश, और जिसकी वजह से भाई तुम्हारा पेड़ उग गया, मतलब सॉरी वो फसल उग गई तुम्हारी, और फिर तुमने फसल वगैरह काट ली। तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन एक एग्रीकल्चर होता है कि मतलब अब बारिश आए ना आए, तो एक एग्रीकल्चर होता है भाई तुमने बहुत सारे बीज बोए और उसके बाद बारिश नहीं आई, तो अब तुम क्या करोगे, तुम अपनी जो नदियाँ वगैरह हैं उधर से भाई पानी, ये तुम्हारा पानी है, तो उधर से पानी इधर डाइवर्ट, और फिर इधर पानी का यूज़ करके खेती करोगे, इधर खेती करोगे। ठीक है, तो इधर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या पता इधर बारिश ना आए, तो जिसकी वजह से भाई तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पानी डाइवर्ट कर लिया है तो यहाँ पे फसल अच्छी होगी, यानी कि इरीगेशन की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज थी जो कि उधर के लोगों ने अपनाई थी, क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एक पॉइंट रह गया मेरे से, प्लो एंड हो एग्रीकल्चर की टाइमिंग दे रखी है। टाइमिंग कितने के आसपास, 6th सेंचुरी BCE के आसपास, यानी कि
600 से लेके 501 BC, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक दे रखा है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस नाम करके एक टॉपिक दे रखा है। तो इसमें देखेंगे कि जो रूरल सोसाइटी थी, जो गांव वगैरह थे, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे वो देखेंगे। तो सबसे पहले बता रखा है कि जो लोग एग्रीकल्चर करते थे उन लोगों में भी डिफरेंसेस थे, और इसके हमारे पास एविडेंसेस भी हैं। तो इसके क्या एविडेंसेस हैं, इसकी क्या एविडेंस है, उस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो उस ज़माने की क्या एविडेंसेस है हमारे पास, उस ज़माने की जो बुद्धिज़्म की जो स्टोरीज़ हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल स्टोरीज़। तो उस ज़माने की जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं उनमें बहुत बार बताया गया है कि भाई एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जिसे लार्ज लैंड होल्डर बोला गया है। फिर एक बंदा है जिसके पास थोड़ी कम ज़मीन है, जिसे स्मॉल पीजेंट बोला गया है। एक बंदा है जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, उसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर बोला गया है, यानी कि जो औरों के खेतों में जाके बस मजदूरी करे, ठीक है। तो 3 टाइप के एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल स्टोरीज में बताई गई है, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि भाई 3 टाइप में बटी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो पाली टेक्स्ट थे, पाली टेक्स्ट मोस्टली बुद्धिस्ट लोगों के ही होते थे, बुद्धिज़्म वाले लोगों के। उस ज़माने में बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था इंडिया में। 5th या फिर 6th सेंचुरी BC के आसपास तो बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ था। तो उसके बाद की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी बुद्धिज़्म की जितने भी टेक्स्ट वगैरह उनमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया जो पाली टेक्स्ट है उनमें एक टर्म का नाम दिया गया है गाहापति। गाहापति मेरे हिसाब से ग्रहापति होगा, पर NCERT में गाहापति लिखा हुआ है। तो इस टर्म का यूज़ किया जाता था लैंड होल्डर्स को डेसिग्नेट करने के लिए। डेसिग्नेट यानी कि जिस भी बंदे के पास ज़मीन होती थी उस बंदे को बोलते थे गाहापति, ठीक है। अब ये ज़मीन लार्ज लैंड होल्डर्स भी होते थे और स्मॉल लैंड होल्डर्स भी होते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, लार्ज लैंड होल्डर, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस एग्रीकल्चरल। तो इनमें से गाहापति कौन कौन सा होगा, इनमें से एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। लैंडलेस वाला नहीं होगा क्योंकि इसके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो लैंड होल्डर्स को गाहापति नाम दिया जाता था। गाहापति के बारे में थोड़ा और बताया गया है, ये था ओनर और मास्टर किस चीज़ का, हाउस होल्ड का, मतलब जो इसका घर होगा खुद का, उस घर का एक तो ये ओनर होगा, मास्टर होगा, हेड होगा, ठीक है। और फिर उस घर में जितनी भी वुमेन होंगी, भाई उस ज़माने में 3 तरह शादियाँ कर देते थे ये, फिर उसके बाद जितनी भी वुमेन होगी उन सब का भी मालिक यही होगा। उस ज़माने में ऐसे ही मालिक माना जाता था, आजकल तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एक क्या कहते हैं, चिल्ड्रन जितने भी होंगे उन सब का भी मालिक यही होगा। फिर उसके बाद स्लेव्स जितने भी होंगे, उस ज़माने में स्लेव्स भी खरीदते थे, तो जितने भी स्लेव्स होंगे उन सब का मालिक ये होगा। फिर उसके बाद जो वर्कर्स होंगे उन सब का भी मालिक यही होगा, ठीक है। तो उसके अंडर में जितने भी वर्कर्स काम करेंगे, स्लेव्स काम करेंगे, चिल्ड्रन, वुमेन, हाउस होल्ड जितना भी उसका है, उन सब का ओनर वो बंदा होता था और उसको बोलते थे गाहापति, ठीक है। तो गाहापति एक ऐसा बंदा होता था जो सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस ऑक्यूपाई करता हो, अच्छे स्टेटस का बंदा हो, और उसके पास अच्छी खासी ज़मीन या फिर थोड़ी बहुत ज़मीन हो, लैंडलेस ना हो वो। अगर वो लैंडलेस है तो वो गाहापति नहीं कहलाता था, ठीक है। फिर यही बताया गया है कि गाहापति जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता था कई बार सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, क्योंकि ये टर्म कई बार अर्बन इलाइट लोगों के लिए यूज़ किया गया है। अर्बन इलाइट लोगों के लिए, जो अमीर लोग होते हैं, शहरों में रहते थे उस ज़माने में भी, वेल्दी मर्जेंट्स वगैरह, तो इन सब के लिए गाहापति टर्म अक्सर यूज़ किया जाता था इन टेक्स्ट में, ये पता चला है। उसके बाद बताया गया है तमिल टेक्स्ट के बारे में। तो ये बताया गया है उस ज़माने में जो अर्ली तमिल टेक्स्ट थे, जिन्हें संगम टेक्स्ट भी बोला जाता है, संगम टेक्स्ट। तो उस ज़माने में जो संगम टेक्स्ट थे उन्होंने भी बहुत सारी कैटेगरीज बताई हैं लोगों की, उन्होंने भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करा है लोगों को जो कि विलेजेस में रहते थे। उन्होंने भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक तो भाई वो हो गया जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, मोर लैंड। एक वो हो गया जिसके पास कम ज़मीन हो, लेस लैंड। और एक वो हो गया जिसके पास कोई ज़मीन ना हो, नो लैंड, ठीक है। तो जो जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, लैंडलेस होता था, उसे बोलते थे भाई स्लेव, या फिर इसे अधिमाई भी बोलते थे। तमिल टेक्स्ट थे तो तमिल भाषा में अधिमाई बोलते थे, ठीक है। लेस लैंड वालों को बोलते थे भाई प्लोमैन यानी कि खेती करने वाला, या फिर स्मॉल पीजेंट, या फिर तमिल भाषा में इसे बोलते थे उजावर। फिर मोर लैंड वाले को बोलते थे भाई लार्ज लैंड ओनर, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और फिर तमिल भाषा में इसे बोलते थे वेलालार, ठीक है। तो इस टाइप से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था तमिल टेक्स्ट में लोगों को, वेलालार, उजावर, अधिमाई
स्लेव्स, प्लोमैन, लार्ज लैंड ओनर। ठीक है, तो अब ये जितने भी डिफरेंसेस थे, इन सब डिफरेंसेस को जब हिस्टोरियंस ने पढ़ा तो उनको ये श्योरिटी तो मिल गई कि भाई उस ज़माने में लैंड ओन करना एक बड़ी चीज़ होती थी। यानी कि अगर लैंड ओन करना कोई क्रूशियल चीज़ नहीं होती थी तो वो लोगों को डिवाइड क्यों करते। मतलब बड़े बड़े टेक्स्ट में लोगों को डिवाइड कर रखा है लैंड ओनिंग के बेसिस पे कि भाई जिसके पास कम ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, आज के ज़माने में भी देख लो, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है भाई उसे थोड़ी अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी, जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, जिसके पास भाई कुछ भी नहीं है उसे कम रिस्पेक्ट मिलती है। गाँव में जाकर देख लेना। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने बोला कि भाई जो लैंड ओनिंग है ये क्रूशियल थिंग थी उस ज़माने में। तो अब हम पढ़ते हैं लैंड ओनिंग को। ठीक है, तो लैंड ओन कैसे किया जाता था, कौन करता था, और फिर लैंड ग्रांट्स वगैरह क्या थे, वो अब अगला टॉपिक हमारा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक दे रखा है लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल इलाइट्स। ठीक है, तो अब ये जानने से पहले एक बार ब्लू बुक्स में एक हर्षचरिता नाम करके एक बुक है, एक बायोग्राफी उसके बारे में बता रखा है। तो हर्षचरिता करके एक बायोग्राफी है, वो किसकी बायोग्राफी है, वो है हर्षवर्धन, एक राजा था उसकी बायोग्राफी है। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, कन्नौज एक जगह है, उसका राजा था सेंट्रल इंडिया में ये जगह, और उसका राजा था हर्षवर्धन। उसकी बायोग्राफी, उसके जीवन की गाथा है हर्षचरिता। तो हर्षवर्धन की जितनी भी जीवन में चीज़ें हुई होंगी वो हर्षचरिता में बताई गई हैं। ठीक है, अब ये किसने लिखी है, ये लिखी है बाना भट्ट नाम का एक पोएट था। किसका, हर्षवर्धन का। बाना भट्ट नाम का पोएट था और उसने लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। और जो ब्लू बॉक्स है उसमें बताया गया कि हर्षचरिता में कैसे डेली लाइफ का वर्णन था एक एरिया के बारे में। तो वो एक बार पढ़ लेना, आसान सी लैंग्वेज में और कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग समझ लो। लैंड ग्रांट्स का मतलब होता है किसी भी ज़मीन को किसी को दे देना, किसी भी ज़मीन को किसी को दे देना। मतलब अगर मेरे पास कोई ज़मीन है, ए कोई बंदा है, मैंने मेरी ज़मीन, मैं मान लो बी हूँ, मैंने मेरी ज़मीन दे दी ए बंदे को, 10 एकड़ ज़मीन दे दी, तो ये होता है लैंड 10 एकड़ ग्रांट, किसी को दे देना। ठीक है, तो लैंड ग्रांट यानी कि किसी को ज़मीन दे देना। और दूसरी जो हेडिंग है, सब हेडिंग, वो है न्यू रूरल इलाइट्स, यानी कि जो रूरल एरिया था उसमें इलाइट्स बन गए थे, उसमें लॉर्ड वगैरह आ गए थे, लॉर्ड यानी कि जमींदार वगैरह ये सब। तो वो सब देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये टॉपिक का जो मेन फोकस होगा वो लैंड ग्रांट्स पे होगा या फिर लैंड ओनिंग राइट्स पे होगा। ठीक है, तो ये देख लो अभी सबसे पहले। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बता रखा है कि जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा, उसकी अर्लीस्ट सेंचुरी, उसकी जो अर्ली सेंचुरीज थी, यानी कि मान लो शुरुआत से 1 कॉमन एरा स्टार्ट हुआ था, तो मान लो शुरुआत के जो 100-200 साल थे, शुरुआत के जो 100-200 साल रहे होंगे, उस टाइम पीरियड के बीच के में बहुत सारे लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। भाई इंस्क्रिप्शंस पे लिख रखा होगा कि मतलब ये इंस्क्रिप्शन है कोई, उस पे लिख रखा होगा कि भाई मैं ABC बंदा हूँ, मैं इस बंदे को, ये जिसका नाम है CDE, इस बंदे को मैं मेरी 10 एकड़ की ज़मीन दान करता हूँ, ये मेरा सिग्नेचर है, अब इसके सारे राइट्स इसके पास हैं। ठीक है, तो जिससे हमें पता चल गया कि उस ज़माने में जो ज़मीन थी वो ऐसे ग्रांट भी की जाती थी, एक दूसरे को भी दी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि जो इंस्क्रिप्शंस थे लैंड ग्रांट्स के, ये इंस्क्रिप्शंस मोस्टली कॉपर प्लेट पे होते थे। मैंने आपको बताया था जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो प्लेट पे हो सकते हैं, किसी कॉपर की पे, या फिर मेटल की किसी और प्लेट पे हो सकते हैं, या फिर किसी स्टोन प्लेट पे भी हो सकते हैं, या फिर किसी स्टोन स्ट्रक्चर पे भी हो सकते हैं, या फिर किसी और स्ट्रक्चर पे भी होते हैं, किसी हार्ड स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने बताई थी, बोन्स वगैरह पे भी हो सकते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन था, ये वाला जो मोस्टली जो लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शन होते थे, ये कॉपर प्लेट पे मिलते थे, तांबे की प्लेट पे मिलते थे, और ये मोस्टली इसी फॉर्म में दिए जाते थे, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजिशन। जैसे कि तुम आज के टाइम पीरियड पे क्या करते हो, भाई तुम्हारी ये ज़मीन है 10 एकड़, अब मान लो तुम आज A हो और तुम इसके ओनर हो, तुम अपनी ज़मीन दे रहे हो किसे, B को, तो अब B बंदे को ज़मीन दे रहे हो, इसका प्रूफ होना चाहिए, तो तुम भाई कागज़ बनवाते हो कि भाई तुम्हारे नाम पे अभी कागज़ A के नाम पे हैं, भाई पूरे ये कागज़ है। फिर तुमने एक और कागज़ बनवाया, उसमें तुमने बोल दिया कि सारी ज़मीन मैं B के नाम पे कर देता हूँ, मैं A बंदा हूँ, सारी ज़मीन B के नाम पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कागज़ तुम्हें B को देना पड़ेगा, जिससे B के पास प्रूफ हो जाएगा कि ये ज़मीन उसकी है और फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत ना आए, भाई कोई लीगल दिक्कत ना आए, भाई कल को कोर्ट कह दे कि ये ज़मीन तेरी नहीं है, प्रूफ दिखा, तो प्रूफ दिखाने के लिए वो ये दिखा सकता है। तो उस ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, भाई प्रूफ दिखाना पड़ जाता था राजा वगैरह को, तो उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए रहता था ट्रांजिशन का, ऐसा पूरा लिखा हुआ, तो वही रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शंस के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जो मोस्टली रिकॉर्ड्स रह रखे हैं हमारे पास, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह में हैं, ये मोस्टली जो रिकॉर्ड्स हैं AB, ये जितने भी रिकॉर्ड्स रह रखे हैं हमारे पास, ये मोस्टली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस
या फिर जो पंडित होते थे, ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, उनको दिए हुए बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो मोस्टली आपस में ए या फिर बी आपस में एक दूसरे को ज़मीन दे रहे हैं, इनके हमारे पास रिकॉर्ड्स इतने नहीं हैं जितने हमारे पास ऐसे हैं कि ए बंदे ने हमारा XYZ टेम्पल था, शिव मंदिर था या फिर राम मंदिर था, जो भी था, उस मंदिर के लिए इतनी ज़मीन दान दे दी। और ये ट्रांजिशन, ये जो रिकॉर्ड था, ये हमारे पास इंस्क्रिप्शंस में बहुत ज़्यादा बार मिला है ऐसा रिकॉर्ड। या फिर ऐसा कि भाई ये बंदा था और उसने अपनी 10 एकड़ ज़मीन, 15 एकड़ ज़मीन इस XYZ नाम के पंडित को दे दी, इस XYZ नाम के ब्राह्मण को दे दी, ठीक है। तो ये सब इंस्क्रिप्शंस के रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, लेकिन इसके नहीं, इसके बहुत कम मिले हैं कि पर्सनल लैंड ग्रांट किसी ने दिया हो। मोस्टली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ब्राह्मणास के लैंड ग्रांट्स के हमें रिकॉर्ड मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, ये मोस्टली इंस्क्रिप्शंस या तो संस्कृत में लिखे हुए होते थे, संस्कृत भाषा में। उसके बाद में क्या होने लगा भाई, शुरुआत के जितने भी हमें टेक्स्ट मिले हैं, शुरुआत के जितने भी हमें इंस्क्रिप्शन या फिर टेक्स्ट वगैरह मिले हैं, वो मोस्टली संस्कृत के मिले हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को आदत सी पड़ गई। उसके बाद क्या करा लोगों ने, संस्कृत के साथ साथ हाफ संस्कृत लिखी और हाफ तेलुगु या फिर कोई तमिल भाषा, ये जो जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं डेक्कन वगैरह रीजन की, तो उन भाषाओं में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में तो ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे मोस्टली संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में भाई हाफ संस्कृत, हाफ तेलुगु, तमिल, इन सब में भी लिखा जाने लग गया, ठीक है। उसके बाद एक रानी के बारे में बताया गया, प्रभावती गुप्ता, ये एक रानी थी उस ज़माने की। तो गुप्ता सुनते ही आपके दिमाग में गुप्ता डायनेस्टी आ गई होगी, और आपके दिमाग में बिल्कुल सही आई है गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के ही एक राजा की बेटी थी। ये डॉटर थी किसकी, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य जिसे बोला जाता है, उसकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। इसी वजह से इसके पीछे गुप्ता लगाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि ये, अब ऐसे तो है नहीं कि भाई राजा की बेटी है तो यही राज कर लेगी, भाई इसका भी कई ब्याह वगैरह कराएंगे, शादी वगैरह कराएंगे और अगले घर भेजेंगे। तो उस ज़माने में इसकी शादी कराई गई थी वकाटाज के पास। वकाटकाज एक रूलिंग फैमिली थी, पावरफुल रूलिंग फैमिली थी। कहाँ पे, डेक्कन इंडिया में। और इसकी वहाँ पे शादी करा दी गई थी वकाटकाज फैमिली में। और फिर बता रखा कि इसके पास लैंड ओनिंग राइट्स थे, कि भाई ये बंदी जो थी प्रभावती गुप्ता, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लैंड को होल्ड करती थी, तो अब इस पूरी स्टोरी से हमें क्या मतलब जानने को मिलता है, हम क्या करें भाई, अगर कोई भी बंदी है वो अगर ज़मीन होल्ड कर रही है तो हमें क्या दिक्कत है, हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम उसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र वगैरह, ये धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्र वगैरह जितने भी हैं, तो ये संस्कृत लीगल टेक्स्ट धर्मशास्त्र वगैरह के अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग जो वुमेन है, जो लड़की है, घर की लड़की, ये कभी भी लैंड होल्ड नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली। यानी कि उस लड़की के नाम पे ज़मीन नहीं हो सकती, या तो वो उसकी ज़मीन जो होगी वो उसके हस्बैंड पे नाम होगी, या फिर उसके भाई के नाम पे होगी, या फिर उसके बेटे के नाम पे होगी। कभी भी उस लड़की के अकेले के नाम पे कोई ज़मीन नहीं हो सकती। ये हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस से हम दो चीज़ें सोच सकते हैं कि मतलब अब जो प्रभावती गुप्ता है उसके पास ज़मीन मिली है, और ज़मीन मिलना धर्मशास्त्रों के खिलाफ़ है। तो भाई इस चीज़ से हम दो चीज़ें सोच सकते हैं। दो चीज़ें क्या सोच सकते हैं कि भाई या तो ये एक एक्सेप्शन होगी, कि भाई ये राजा की बेटी थी, भाई चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य था, गुप्ता डायनेस्टी की भाई बहुत बड़े राजा की बेटी थी। तो भाई राजा की बेटी हो, क्या पता इसलिए एक्सेप्शन रख दिया हो जिसके पास ज़मीन हो, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ हम सोच सकते हैं कि भाई उस ज़माने में जो लीगल टेक्स्ट थे, जो धर्मशास्त्र वगैरह थे, उनको इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। यानी कि ये बातें सिर्फ किताबों में थी, मतलब कुछ जगह माना भी जाता था इन चीज़ों को, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई हो। उसके बाद बता रखा है कि जो इंस्क्रिप्शंस थे उससे हम और भी चीज़ें जान सकते हैं। यानी कि अब तक तो हमने सिर्फ ये जाना है कि भाई इंस्क्रिप्शंस में लैंड ग्रांट्स वगैरह होते थे, या फिर इंस्क्रिप्शंस में या फिर किताबों में जो डिफरेंशिएशंस होते थे सोसाइटी में, वो सब होते थे, या फिर भाई किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब के बारे में होता था। लेकिन इंस्क्रिप्शन से एक और चीज़ पता चलती थी। इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता था, जो रूरल पॉपुलेशन थी
उसका स्ट्रक्चर पता चलता था। यानी कि अब तक तो हमें क्या पता चल रहा था, अब तक हमें पता चल रहा था कि भाई रूरल पॉपुलेशन में डिफरेंशिएशन क्या है, कि भाई कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये चीज़ें पता चल रही थी, कोई अमीर है कोई गरीब है, भाई किसी का स्टेटस हाई है किसी का लो है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि भाई रूरल एरिया जो है उसे गवर्न कौन कर रहा है, उस पर राज कौन कर रहा है, उसका शासन कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चल रही थी। तो ये सब चीज़ों का जवाब भी इंस्क्रिप्शन एक हद तक देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि वो कैसे कोशिश करते हैं। फिर ये बता रखा है कि जो रूरल पॉपुलेशन थी उनमें रहता कौन कौन था। तो उनमें रहते 3 टाइप के लोग थे। एक तो भाई ब्राह्मण्स रहते थे, भाई जो पूजा पाठ कराने वाले लोग थे, पंडित वगैरह। ठीक है, दूसरे लेवल पे पीजेंट्स रहते थे। ठीक है, मतलब एक तो भाई पीजेंट्स भी 3 टाइप के हो गए, लार्ज लैंड होल्डर्स, स्मॉल लैंड होल्डर्स, स्मॉल पीजेंट्स, और नो लैंड होल्डर्स, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं हो, बस जाके मजदूरी करता हो कहीं पे। ठीक है, तो पीजेंट्स भी 3 टाइप के हो गए। मोस्टली जो लोग हैं वो इन्हीं दोनों के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन फिर भी तीसरे टाइप के लोग भी होते थे। तीसरे टाइप के वो लोग होते थे अदर्स। ये कौन अदर्स होते थे? जो कि वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हों, वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हों। किसे? भाई किंग को प्रोवाइड करते हों, या फिर जो बाकी जो जनता है इनको प्रोवाइड करते हैं, कि भाई जो पंडित हैं, पीजेंट्स हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि भाई एग्जांपल ले लो, बार्बर है। अब कोई नाई है, वो नाई पंडित के भी बाल काटेगा, वो पीजेंट्स के भी बाल काटेगा, और किंग के भी बाल काटेगा। ठीक है, जनता के भी काटेगा। फिर उसके बाद इन अदर्स में 2-4 और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे भाई धोबी हो गया, तो भाई बड़े बड़े लोग जो राजा वगैरह थे, अब राजा इतना बिजी रहता है, वो कपड़े तो धोएगा नहीं अपने, तो धोबी रखना पड़ेगा उसे, तो धोबी भी रहता था। फिर भाई खाना बनाने वाला कुक या फिर शेफ़ वगैरह जो भी बोलते तुम, तो कुक भी चाहिए रहेगा, क्योंकि राजा खुद तो खाना बनाएगा नहीं, राजा अपनी रानी से तो खाना बनवाएगा नहीं, रानी से भी नहीं बनवाएगा, रानी भी ऐसा करेगी, तो भाई खाना बनाएगा कुक या फिर नौकर। तो नौकर चाकर सर्वेंट वगैरह जितने भी थे, तो ये सब चाहिए रहेंगे रूरल एरियाज़ में। तो 3 टाइप के लोग बताए गए, ब्राह्मण्स, पीजेंट्स और अदर्स। ठीक है, तो ये बता रखा जितना भी मतलब रूरल एरिया हो गया उसमें 3 टाइप के लोग रहते थे। अब सवाल आता है कि इन्हें गवर्न कौन करता था। अब इन्हें गवर्न कौन करता था कि भाई अब राजा ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक गाँव पे राज कर रहा है, कि भाई राजा ऐसा नहीं कि तुम सोचते हो कि छोटा मोटा राजा है, छोटी मोटी ज़मीन है उसके अंडर में। भाई राजा उस ज़माने में ऐसे होते थे कि भाई जो अशोका था, अशोका, तो भाई अशोका जो था भाई अफ़गानिस्तान भी उसके अंडर में है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया भी उसके अंडर में है, बिहार का एरिया भी उसके अंडर में है, साउथ के एरियाज़ भी उसके अंडर में। यानी कि जो आजकल तुम अखंड भारत का मैप देखते हो ना, सोशल मीडिया पे लगाते रहते हैं 2-4, तो भाई ये जो लोग लगाते हैं, ये जो मैप लगाते हैं वो मोस्टली अशोका के रीजन का मैप लगाते हैं। मतलब अशोका ने जो एम्पायर बनाया था इंडिया का, अटैक कर करके आसपास के एरियाज़ को कंट्रोल में ले लेके, तो अशोका ने जो एम्पायर बनाया था उस एम्पायर की फ़ोटो लगाते हैं, तो सोच सकते हो कितना बड़ा एम्पायर था। अभी ये अकेला राज्य है, लगभग लाखों विलेज होंगे उस एरिया में। तो अब लाखों विलेजेस की बात सुनेगा अशोका, ऐसा तो है नहीं भाई, क्योंकि वो राज्य उसके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक, उसे युद्ध भी करने होंगे, तो उसे भाई अपने अंडर में बंदे रखने होंगे। वो बंदे कैसे रखता था? वो बंदे ऐसे रखता था कि भाई ये मान ले उसका एरिया है, ये उसका पूरा किंगडम है। ठीक है, अब ये उसके एरियाज़ हो गए, मान लो। ठीक है, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 24, तो भाई 24 गांव हो गए उसके अंडर में। ये समझ लो तुम, राजा के अंडर में 24 गांव हो गए। तो अब राजा अशोक का है, अकेला तो सबको रूल कर नहीं सकता, तो अशोक का क्या करेगा भाई? सिंपल, किसी एक गांव में रहने लग जाएगा, कोई एक उसकी कैपिटल बना लेगा भाई। उस कैपिटल को तो भाई राजा अशोक का ही कवर करेगा। ठीक है, लेकिन बाकियों का क्या करेगा? बाकियों के लिए बंदे रख लेगा, जिन्हें बोलते हैं समंताज, जिन्हें बोलते हैं लॉर्ड्स, या फिर तुम समंताज वगैरह ये सब बोल सकते हो। तो लॉर्ड्स बोलते हैं उन्हें। और ये जो लॉर्ड्स थे, मान लो इसमें L1, लॉर्ड 1, लॉर्ड 2, लॉर्ड 3, लॉर्ड 4, लॉर्ड 5, हर विलेज पे या फिर 2-3 विलेज पे, मतलब ऐसे मान लो कि ये गांव छोटे छोटे हैं तो इन 4-5 विलेज पे एक लॉर्ड लगा दिया, ये गांव छोटे छोटे इन 6-7 विलेज पे एक लॉर्ड लगा दिया। तो मतलब ऐसे जो लॉर्ड्स होते थे उनको अच्छी खासी ज़मीन दे देता था भाई। 10-15 गाँव, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए 18-24 गाँव बताए हैं, तो भाई 10-15 गाँव एक एक लॉर्ड को, 10-15 तो मैंने कम बता दिया भाई, हज़ारों गाँव या फिर 100-200 गाँव एक लॉर्ड को आते थे। और फिर वो लॉर्ड उस एरिया को गवर्न करता था राज्य के बिहाफ पे। कोई दिक्कत होती थी तो वो लॉर्ड राजा को बताता था, और राजा भी टाइम टू टाइम खबर लेता रहता था। ठीक है, अब ऐसा होता था कि भाई राजा ने मान लो कोई नया एरिया गवर्न करा, मान लो अशोका है। अब अशोका ने क्या करा, ये उसका एरिया था, और उसके बाद ये उसकी पड़ोस की टेरिटरी थी, ये मान लो इस कलर से, ये उसके पड़ोस की टेरिटरी थी। ठीक है, और अशोका गया भाई एक दिन और युद्ध कर दिया, और इस पड़ोस की टेरिटरी को अपने एरिया में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, तो भाई अशोका ने इसे अपने एरिया में शामिल कर लिया। तो अब क्या करेगा भाई, अशोका उधर एक नया लॉर्ड स्थापित करेगा, कि मान लो ये कोई और बंदा था,
ये है किंग, मान लो कोई चंद्रगुप्त है, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ये मत समझना कि आपस में लड़ते थे। चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे तो अशोका था भी नहीं, अशोका तो बहुत पहले, मतलब 300-400 साल पहले की बात है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मान लो ये है, और ये है हमारा अशोका। तो भाई चंद्रगुप्त ने लड़ाई करी अशोका से, और चंद्रगुप्त हार गया और अशोका जीत गया। तो अशोका ने चंद्रगुप्त का एरिया अपने एरिया में ले लिया, वाइट कर दिया भाई पूरा। इसका जो एरिया था वो वाइट था, इसका जो एरिया था अशोका का एरिया वो वाइट था, ठीक है। तो भाई अशोका ने अपने अंडर में ले लिया। तो अब जो लॉर्ड होगा इधर, मतलब चंद्रगुप्त के कंट्रोल में जब ये एरिया था, जब एक लॉर्ड होगा, लॉर्ड मान लो लॉर्ड सी, चंद्रगुप्त का लॉर्ड। तो अब इस लॉर्ड को तो रख नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो चंद्रगुप्त का लॉर्ड था, क्या पता बेईमान निकले। तो अशोका अपना नया लॉर्ड लेके आएगा साथ में, लॉर्ड ए। और इधर जो इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस दे देगा लॉर्ड ए को। तो लॉर्ड ए इस एरिया को आगे से वो करेगा, संभालेगा अशोका के बिहाफ पे। तो जितने भी लोग होंगे उस एरिया में, जो ए एरिया था, ये जितना भी एरिया है हमने अभी जीता है अशोका ने, तो उस एरिया में जितने भी लोग होंगे भाई, ब्राह्मण्स, पीजेंट्स, अदर्स, ये जितने भी लोग थे, इन तीनों लोगों को अब फॉलो करना पड़ेगा किसे, लॉर्ड को। अब ये लॉर्ड जो बातें कहेगा, उस लॉर्ड की सारी बातें माननी पड़ेंगी, उस लॉर्ड को ओबे करना पड़ेगा। दे हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज। और उसको फ्यूडल ड्यूज भी देने पड़ेंगे, फ्यूडल ड्यूज क्या होते हैं भाई? जो लॉर्ड होता है जिसे फ्यूडल भी बोलते हैं, तो लॉर्ड को फ्यूडल भी बोलते हैं, और उसको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते हैं। फ्यूडल ड्यूज क्या होती है भाई? सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज समझ लो। जो लॉर्ड होता है वो किसी भी बंदे को भाई बुला सकता है, उससे काम करवा सकता है, सर्विसेज ले सकता है फ्री में। तो ये होती हैं फ्यूडल ड्यूज, और ये फ्री की सर्विसेज होती हैं, तो उन्हें देनी पड़ती थी, क्योंकि भाई ये उनका एक तरीके से राजा ही समझ लो, छोटा राजा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में देखा था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी भाई कि एक लॉर्ड चेंज होगा, दूसरा आ जाएगा, फिर लोगों की जो लॉयलिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी दूसरे लॉर्ड के टुवार्ड्स, और उसे फ्यूडल ड्यूज देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे लैंड ग्रांट। कौन सा प्रोसेस भाई? तुमने जो लॉर्ड सी था, चंद्रगुप्त का लॉर्ड था, उससे ज़मीन छीन के ग्रांट कर दी। अब तुमने भाई, मतलब जो अच्छे समझाता हूँ रुको, ये जो लॉर्ड सी था, इसकी ज़मीन थी सी, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। फिर तुमने इसे हराया और ये ज़मीन चली गई अशोका के अंडर में। तो अब अशोका राजा की ज़मीन है, अभी किसी लॉर्ड के पास नहीं गई है। फिर अशोका ने सोचा कि भाई मैं अकेला रूल नहीं कर पाऊंगा, तो किसी लॉर्ड को दे देता हूँ। तो उसने ग्रांट कर दी ज़मीन, अपनी ज़मीन किसी को दे दी। किसे दे दी? लॉर्ड ए को, कि भाई तू मेरे बिहाफ पे कंट्रोल कर और रिपोर्टिंग करता रहे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लैंड ग्रांट। किसे कर दिया? लॉर्ड को कर दिया। तो इस टाइप के बहुत सारे लैंड ग्रांट्स मिले हैं हमें हिस्ट्री में, हमारे पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे हिस्सों में हमें ऐसे लैंड ग्रांट्स मिले हैं जहाँ पे किसी राजा ने किसी लॉर्ड को ज़मीन ग्रांट में दी हो रूल करने के लिए, ठीक है। और ये ग्रांट्स कहीं पे बड़े होते थे, कहीं पे छोटे होते थे, ठीक है। ये भी समझने वाली चीज़ है भाई। कहीं पे कोई बड़ी ज़मीन हिस्से में आई होगी तो बड़ी ज़मीन दे दी, कहीं पे छोटी ज़मीन हिस्से में आई होगी छोटी ज़मीन दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद मेन चीज़ बताई गई है इम्पैक्ट, कि भाई इम्पैक्ट क्या था, जो लैंड ग्रांट्स थे इनका इम्पैक्ट क्या था। तो लैंड ग्रांट्स के बारे में बताया गया है, ये बहुत ही हीटेड सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जिसके बारे में मतलब बहुत ही बहस होती हो, बहुत ही डिबेट चलती हो, लोगों की लड़ाई भी हो जाती हो डिबेट करते करते, मतलब लोगों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो जिस मुद्दे के ऊपर। तो हीटेड सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में दो या फिर दो से ज़्यादा ओपिनियन होना, कोई भी क्लियर आंसर ना होना, ठीक है। तो हिस्टोरियंस के बहुत सारे आंसर हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग आंसर हैं। मोस्टली 2 टाइप के आंसर है, वो दोनों टाइप के भी जानते हैं। पहले टाइप का आंसर जो हिस्टोरियंस ने दिया है वो ये है कि मान लो ये है ज़मीन किसी राजा के पास, तो ये है ज़मीन किसी राजा के पास, ठीक है। तो अब मान लो राजा इधर रहता है अपने घर में, और ये जो एरिया है अच्छा खासा फल फूल रहा है, लेकिन राजा के पास इतना एरिया है, और जो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बंजर पड़ी है। मतलब बंजर तो नहीं पड़ी, मतलब अनकल्टिवेटेड पड़ी है, कोई उस पर खेती भी नहीं कर रहा, जंगल सा हो रखा है, ठीक है। लेकिन राजा के एरिया के अंडर में आता है। तो अब राजा सोचेगा भाई मैं तो इधर जाके रूल कर नहीं सकता, तो क्या करता हूँ, इस ज़मीन को, ये जो जितनी ज़मीन है ये लाल वाली, इस ज़मीन को मैं दे देता हूँ किसी लॉर्ड को ग्रांट कर देता हूँ ये ज़मीन, और फिर इधर खेती हो जाएगी अच्छा खासा, और थोड़ा बहुत टैक्स मेरे पास आता रहेगा। भाई लॉर्ड से कह दूँगा मैं तेरे को ज़मीन दे रहा हूँ, बदले में तो यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर और मेरे को टाइम टू टाइम देता रहे और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ले। तो एक तो ये हिस्टोरियंस ने मतलब जवाब दिया है कि भाई एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे।
एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा मिलता था। तो इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो टैक्स को बढ़ावा देने के लिए लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो। अब दूसरा बताता हूँ। दूसरा एक्सप्लेनेशन हिस्टोरियंस ने क्या दिया है, उन्होंने बताया है कि कई बार मान लो ये 3-4 एरियाज़ हैं किसी रीजन में, और ये है हमारा जो मेन किंग है, ये मेन किंग की कैपिटल का रीजन है जो कि किंग खुद गवर्न कर रहा है। फिर उसके बाद ये एरिया मान लो लॉर्ड 1 है वो गवर्न कर रहा है, ये एरिया लॉर्ड 2 है जो गवर्न कर रहा है किंग के बिहाफ पे, ये एरिया लॉर्ड 3 है जो गवर्न कर रहा है किंग के बिहाफ पे, और ये वाला जो एरिया है वो कोई नहीं कर रहा, मतलब एरिया अंडर में ही है, फॉरेस्ट रीजन है और कोई गवर्न नहीं कर रहा है एज सच। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मान लो किंग को लगा कि भाई मेरी जो पावर है, किंग की जो पावर है वो कम होती जा रही है। उस ज़माने में क्या होता था भाई, कोई राजा अगर राज कर रहा है ना तो उसके खिलाफ लड़ाई करने को बहुत बंदे होते थे भाई, उसको जभी मार के पूरा किंगडम हड़प लेंगे। फिर या फिर भाई भाई मार देते थे भाई, तुम मुगलों में जाके देख लो, भाई भाइयों ने एक दूसरे को मार रखा है पावर के लिए। तो वही चीज़ थी उस ज़माने में, पावर के लिए बहुत सारी टसल होती थी, तो पावर के लिए एक दूसरे को मार देते थे। तो राज्य को ऐसा लगता था ना कभी भी कि मेरी पावर कम हो रही है, मतलब राज्य को पता चल जाता था कि भाई मेरे पास पैसे कम है तो मैं आर्मी को पैसे कम दे पाऊँगा, आर्मी को कम पैसे दे पाऊंगा तो आर्मी में कम बंदे होंगे, कम बंदे लड़ेंगे मेरी तरफ से, मेरी पावर कम हो जाएगी और कल को कोई आके मुझे मार जाएगा। तो राजा क्या करता था, इसका सोल्यूशन क्या करता था, वो सोचता था कि मेरे एरिया में फॉरेस्ट रीजन है थोड़ा बहुत, तो ये फॉरेस्ट रीजन फालतू का है भाई, कोई काम तो आ नहीं रहा, और ये जो लॉर्ड 3 है, इस लॉर्ड 3 को पटा लेता हूँ। कैसे पटा लेता हूँ भाई, थोड़ी सी ज़मीन इसे दे देता हूँ एक्स्ट्रा कि भाई ये तू एक्स्ट्रा ज़मीन भी रख ले। इससे क्या होगा, लॉर्ड 3 मेरे से खुश हो जाएगा और कभी मेरे को मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई थोड़ी बहुत तो मिलिट्री मेरे पास है ही, थोड़ी बहुत आर्मी की जो सेना की टुकड़ी होगी ये लॉर्ड 3 अपने एरिया से भेज देगा, जिसकी वजह से मेरी जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी और मेरे जो पावर में सीट में बैठने के चांसेस होंगे वो ज़्यादा बने रहेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि लैंड ग्रांट्स तब दिए जाते थे जब किंग की जो पावर थी, किंग की पावर जब कम हो जाती थी। तो किंग है ना, मतलब जो समंत वगैरह होते थे, मैंने बताया था समंत या फिर लॉर्ड को हिंदी में तुम समंत कहते हो। ठीक है, तो जो समंत वगैरह होते थे, समंताज बोला गया है, समंत बोल दो तुम, तो जो समंत वगैरह होते थे उनके ऊपर जब किंग का कंट्रोल छूटने लग जाता था, तो भाई मान लो ये जो L3 है, ये हमारा जो बंदा है L3, तो ये L3 मान लो किंग के खिलाफ कोई काम करने लग गया, तो अब उसका सपोर्ट वापस लेने के लिए भाई उसको खुश करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन एक्स्ट्रा दे दी ताकि L3 खुश हो जाए और राजा का लोयल बना रहे और राजा की पावर बची रहे। तो इन सब कामों के लिए भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, बहुत ही डिटेल में समझाया, इतना डिटेल में तो किसी ने समझाया नहीं होगा यूट्यूब पे। तीसरा बताता हूँ अग्रहारा के बारे में। अग्रहारा ये आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का। अग्रहारा क्या होता है, अग्रहारा कोई भी ज़मीन होती है, कोई भी लैंड ग्रांट होता है, मतलब लैंड ग्रांट के भी टाइप होते थे। लैंड ग्रांट के टाइप कैसे होता है भाई, किसी ने राजा को दिया हो, किसी राजा ने लॉर्ड को दिया हो, या फिर किसी ने पंडित को दिया हो, ब्राह्मण को दिया हो, तो उस ज़माने में, या फिर किसी ने मंदिर वगैरह के लिए दिया हो, या फिर किसी और सोशल वर्क वगैरह के लिए दिया हो। तो लैंड ग्रांट के भी बहुत सारे टाइप होते थे। तो जिस लैंड ग्रांट में पंडित को जो ज़मीन दी जाती थी, भाई कोई पंडित है, मतलब तपस्या वगैरह कर रहा था जंगलों में और फिर उसके पास अभी कोई भी ज़मीन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो भाई किसी राजा ने आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ दया उसको थोड़ी सी ज़मीन दे दी, उसको थोड़ा सा ज़मीन दे दी, लैंड ग्रांट कर दिया। ठीक है, तो उसको जो लैंड ग्रांट करेंगे उस लैंड ग्रांट को बोलेंगे अग्रहारा। कोई भी ज़मीन अगर ब्राह्मण को दी जाती थी तो उस ज़मीन को अग्रहार बोलते थे। अग्रहार, पता नहीं इंग्लिश में ए एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर देते हैं, अग्रहार बोल लो। और फिर उस ज़माने में क्या होता था, जो पंडित वगैरह होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। और ब्राह्मण्स को क्या किया जाता था, मतलब अगर उनको ज़मीन मिली है, यानी कि कोई भी बंदा है, मतलब किंग है, तो किंग अगर किसी लॉर्ड को ज़मीन देता था, ये कोई लॉर्ड है, लॉर्ड को कोई ज़मीन देता था तो लॉर्ड से कहता था, ऐसा नहीं कि मतलब ज़मीन तेरी होगी, वो कहता ज़मीन तेरी है लेकिन इस पे जो लोग रहेंगे, इस पे जितने भी लोग रहेंगे उनसे तो टैक्स कलेक्ट करेगा और उसका टैक्स का भाई मान ले आधा हिस्सा तू रखेगा, आधा मेरे को देगा। तो ये सिस्टम होता था। लेकिन ये जो पंडित्स को लैंड दिया जाता था ना, ब्राह्मण्स को, इसमें क्या सिस्टम था कि भाई पंडित को ही ज़मीन दे दी, किंग ने दे दी, तो अब किंग कहता था कि भाई तू टैक्स कलेक्ट कर ले, तेरे एरिया में जितने भी लोग हैं पंडित, तो भाई इनसे जितना भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है कर ले, और फिर जो टैक्स कलेक्ट होगा ना उसमें से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सारा तू ही रख, क्योंकि भाई तू पंडित है, तू महान है, भाई तू ब्राह्मण है, तूने अच्छे काम करे, उस ज़माने में से मानते थे। तो इस वजह से कि जितना भी तेरा टैक्स कलेक्शन आएगा तू खुद ही रख ले। जो पंडित होते थे उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता था लैंड रेवेन्यू वगैरह देने से। ठीक है, तो यही बताया गया था इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।